तो ये मैंने आपको बता दिया था कि जो मधुमक्खियां होती है उसमें अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, जिसमें 3 प्रकार की एक तरह से मधुमक्खियां होती है, जिसमें क्वीन होते हैं, ड्रोन होते हैं और वर्कर होते हैं। तो क्वीन जो होती है वो द्विगुणित होती है और ड्रोन जो होती है वो अगुणित होते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो जो क्वीन होती है, जो द्विगुणित है, इनका काम होता है अंडे देने का, और इसका निर्माण जो होता है वो निषेचित अंडे के फलस्वरूप होता है। जिनका निषेचन होता है उन्हीं अंडों से होता है, परंतु अनिषेचित जो अंडे होते हैं उनसे जो बनते हैं मक्खियां, वो कौन सी होती है? ड्रोन होती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो उनका हाइव होता है, मतलब कि जो छत्ता होता है मधुमक्खियों का, उसमें 2 प्रकार के कक्ष होते हैं। तो ये जो 2 प्रकार के कक्ष होते हैं, तो एक कक्ष जो होते हैं उसमें जो ये मधुमक्खियां रहती है, तो ये मधुमक्खियां क्या करती हैं, एक तरह से इन कक्षों में अंडे देती है। मतलब कि एक कक्ष जो होते हैं बड़े होते हैं और कुछ कक्ष जो होते हैं वो छोटे होते हैं। जो छोटे कक्ष होते हैं उनमें वर्कर्स रहते हैं और जो बड़े कक्ष होते हैं उनमें ड्रोन्स रहते हैं। तो जो रानी मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, जब बड़े एक तरह से बड़े जो भाग होता है, ऐसा कहें कि जो बड़ा छत्ते का जो बड़ा वाला कंपार्टमेंट होता है, उस कंपार्टमेंट में जब वो रहती है तो उस समय क्या होता है, वो अंडे देती है। और वो क्या करती है, अंडे नहीं देती है। सबसे पहले जो होता है, जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है, मान लीजिए यहाँ पर मक्खी है, तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मक्खियाँ होती है वो शुक्राणु नलिका में शुक्राणुओं को ग्रहण कर लेती है और आजीवन अंडे देती रहती है। मतलब कि वो अपने अंदर शुक्राणु को स्टोर्ड करके रखती है और फिर उन अंडों से उनसे अंडे निषेचित करके और देती रहती है। दूसरा जो कंपार्टमेंट होता है, तो इस कंपार्टमेंट में क्या होता है कि दूसरे कंपार्टमेंट में श्रमिक कक्ष होता है, जहाँ पर ये अंडे देती है। तो इसमें जो शुक्रग्राही से शुक्राणु भी निकलकर अंडे को निषेचित कर देते हैं, जिससे बना हुआ द्विगुणित युग्मनज जो होता है, अगर मान लीजिए वो श्रमिक कक्षा में होती है या श्रमिक की कक्षा में या फिर वर्कर्स के साथ होती है, तो उस समय क्या होता है, जो अंडा बनता है तो उससे द्विगुणित युग्मनज बनता है, जिससे कि एक तरह से जो ड्रोन होते हैं या ड्रोन सेल में अगर अंडा देगी तो ड्रोन विकसित होंगे, और अगर वर्कर में देगी तो वर्कर विकसित होते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र का जो निर्धारण है, या सॉरी, जो लिंग का जो निर्धारण होता है वो किस पर निर्भर करता है, रानी की इच्छा पर ही निर्भर करता है। जिससे कि ड्रोन जो होते हैं वो नर में विकसित हो जाते हैं, और जो वर्कर होते हैं वो एक तरह से एक उनको बोल सकते हैं कि वो तो ना नर होते हैं ना मादा होते हैं। तो इस तरह से जो होता है इनमें लिंग का निर्धारण होता है। एक बार फिर से मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो ड्रोन होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से विकसित होते हैं, और जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनसे वर्कर और क्वीन विकसित होती है। तो इसको मैं फिर से आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए 2 कंपार्टमेंट है, इन 2 कंपार्टमेंट में एक बड़ा कंपार्टमेंट होता है और एक छोटा कंपार्टमेंट होता है। तो बड़ा कंपार्टमेंट जो होता है, जब वहाँ पर अगर रानी मक्खी जाती है या क्वीन जाती है, तो क्वीन जाने पर वो क्या करेगी, जो शुक्राणु होते हैं ड्रोन के, उनको स्टोर्ड करके रखती है और जीवन भर अंडे देती रहती है। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उससे कौन विकसित हो जाते हैं, ड्रोन विकसित हो जाते हैं। सॉरी, अनिषेचित अंडे से कौन विकसित हो जाते हैं, ड्रोन विकसित हो जाते हैं। और निषेचित जो अंडे होते हैं, तो निषेचित अंडों से जो एक अंडा जो होता है वो डिप्लॉइड में बदल जाता है, जिससे रानी मक्खी बनती है, और बाकी के जो अंडे होते हैं उनसे वर्कर्स बनते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इनमें अगुणित और द्विगुणिता के कारण लिंग का निर्धारण होता है। इसमें एक ही कारण से लिंग का निर्धारण नहीं होता है। मधुमक्खियों में जो लिंग का निर्धारण होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है क्वीन के ऊपर, क्योंकि वो किस कंपार्टमेंट में जा रही है, वो ड्रोन के द्वारा निषेचित अंडों को उत्पन्न कर रही है या वर्कर द्वारा निषेचित अंडों को उत्पन्न कर रही है। अगर ये दोनों के द्वारा निषेचित अंडों को उत्पन्न करती है, इसलिए जो होते हैं मधुमक्खियों में फिर लिंग का निर्धारण होता है कि आने वाले जो जीव होंगे वो कौन से होंगे, वर्कर होंगे या ड्रोन होंगे। तो अगर देखा जाए तो इसी से ड्रोन और नर जो होते हैं वो विकसित होते हैं, या वर्कर्स जो होते हैं वो विकसित होते हैं। और इस तरह से जो होता है लिंग का निर्धारण होता है। कभी कभी वातावरणीय कारकों से भी लिंग का निर्धारण होता है। तो वातावरण के कारण कैसे होता है, जैसे कि कुछ क्रमीज जो होती है, जिसे बोनीलिया कहते हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो लार्वा जो होते हैं उसमें लैंगिक विभेदन नहीं पाया जाता है।
लार्वा जो होता है समुद्र के ऊपर तैरता रहता है, उसमें जो होता है, और जो लार्वा मादा की शुंडिका से संलग्न होते हैं वे नरों में विकसित होते हैं। अब प्रोबोसिस शुंडिका मतलब सूंड से, तो अगर देखा जाए तो जो बोनेलिया क्रमी होते हैं तो उनमें लिंग का निर्धारण जो होता है वो प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब ये होता है तो प्राकृतिक लिंग निर्धारण में क्या होगा, जैसे बोनेलिया क्रमी में ये होता है कि अगर मान लीजिए उनका लार्वा, क्योंकि उनमें लार्वल अवस्था होती है, तो अगर उनका जो लार्वा होता है मान लीजिए अगर उनसे जुड़ा होता है, जो मादा होती है उसकी शुंड से अगर जुड़ा होता है, उसकी प्रोबोसिस से अगर जुड़ा होता है, तो ही उसमें क्या होगा, लिंग का निर्धारण होता है। और इस तरह से जो लिंग निर्धारण होता है उसे प्राकृतिक लिंग निर्धारण कहा जाता है। तो और वही नर में फिर विकसित होते हैं। कुछ और भी जीव होते हैं जिनमें कि वातावरणीय कारक होते हैं, जैसे कि जैसे इथाइलिन है या जिब्रेलिन है, तो ये जो होते हैं जैसे तरबूज है, खीरा है, पपीता है, इनमें जो होता है वो वातावरणीय कारकों के कारण ही लिंग का निर्धारण होता है। तो अगर मान लीजिए इन पर कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे इथाइलिन है या जिब्रेलिन है, अगर इनका छिड़काव इनके मादा पुष्प पर किया जाता है तो मादा पुष्प जो होते हैं एक तरह से देखा जाए तो उससे एक जो फ्रूट होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। तो पपीता में भी कई नर पौधों में 1-2 वर्ष बाद द्विलिंगी पुष्प उत्पन्न किए जा सकते हैं, मतलब उनमें लिंग का परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे पपीता में जो नर पौधा होता है उसमें पुष्प को उत्पन्न किया जा सकता है कुछ प्रकार के केमिकल्स का स्त्राव करके। तो इस परिवर्तनों का कारण अभी अज्ञात है कि परिवर्तन क्यों हो जाते हैं, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है, पर फिर भी ऐसा किया जाता है। तो लिंग का निर्धारण जो होता है वो हमने अलग अलग कारकों से पढ़ लिया है। पहला जो कारक था वो था गुणसूत्रीय कारक, जिसमें कि हमने लिंग का निर्धारण मनुष्य में देखा था। दूसरा जीनीय कारक था जो हमने ड्रोसोफिला में बताया। फिर एक जीनीय लिंग निर्धारण जैसे पपीता क्यूलेक्स में होता है, अगुणित और द्विगुणित जो मधुमक्खियों में होता है। तो प्राकृतिक लिंग निर्धारण जो बोनेलिया में, या ऐसा कहें कि क्रमी में होता है। तो ये इसके उदाहरण थे और ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया। इसके बाद मैं आपको सहलग्नता पढ़ाऊंगी जिसको हम लिंकेज भी बोलते हैं।